दोस्तों, मेरा नाम कनिष्का है और मेरी दादी का नाम कमला था। ये मेरी दादी की आप बीती है जिसे मैं आपको सुनाने जा रही हूं। दादी आज जिंदा नहीं है, पर उनकी सुनाई हुई कहानी आज भी मेरे मन में जिंदा है। और यह कहानी मैं आपको मेरी दादी के नजरिए से सुनाने जा रही हूं। लोग कहते हैं कि समय हर घाव को भर देता है, लेकिन रूह पर लगे खौफ के निशान कभी नहीं मिटते। मेरा नाम कमला है। घटना तब की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं अपने पति दिनकर और ससुराल वालों के साथ एक वीरान इलाके में रहा करती थी। हमारा घर, जिसे हम मराठी में वाड़ा कहते हैं, वो घर मुख्य गांव से काफी दूर एक घने इलाके में और ऊबड़ खाबड़ झाड़ियों के बीच खड़ा था। सुना था कि उनके पुरखों में कोई बहुत अमीर था और शायद तभी से वो उस वाड़े में रहते चले आ रहे थे। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ उनकी अमीरी भी चली गई और वो वाड़ा रह गया। वैसे वो बहुत ज्यादा गरीब नहीं थे, पर उस जमाने के जितने अमीर भी नहीं थे। वो वाड़ा जिस जगह पर था, शाम होते ही वहां का सन्नाटा ऐसा छा जाता था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उस वाड़े को निगल लिया हो। उस वाड़े में कुल 7 से 8 कमरे थे और वहां हमारे साथ मेरे देवर रमाकांत और मेरी सासू माँ भी रहा करती थी। मेरे सासू माँ के पति गुजर जाने के बाद तुरंत उनके बड़े बेटे की, मतलब हमारी शादी करा दी गई थी, क्योंकि अंधेरा होते ही वो घर ऐसा शांत हो जाता था कि अकेले इंसान के लिए वहां रुकना नामुमकिन था। मेरी शादी के कुछ ही महीनों बाद घर में फिर से खुशी का माहौल था, क्योंकि मेरे देवर रमाकांत का रिश्ता तय हो गया था। उनका रिश्ता पास के ही एक गांव की एक सीधी साधी लड़की यमुना से तय हुआ था। मेरी शादी होने के बस 8-10 महीने बाद ही मेरे देवर की भी शादी हो गई और यमुना उस घर के दरवाजे को लांघ कर वाड़े की नई बहू बनकर उस घर में आ गई। शादी हुए तब बस 2 ही दिन हुए थे और हमें एक अजीब घटना का सामना करना पड़ा। हमारे यहां एक रिवाज है कि नई बहू जब तक कुलदेवी की ओटी न भर दे तब तक वो घर की चौखट से बाहर कदम नहीं रखती। मतलब वो घर को छोड़कर कहीं दूर नहीं जा सकती। यमुना, जो कि बहुत छोटी थी, उसकी उम्र तब लगभग 17 साल रही होगी और मेरे लिए वो एक छोटी बहन जैसी थी। पर उस रात न जाने क्यों मुझे कुछ अजीब लग रहा था। वाड़े के कोनों में रखी लालटेनें तेल खत्म होने के कारण टिमटिमा रही थी। सासू मां अपने कमरे में जाकर कब की सो चुकी थी। मेरे पति उस रात किसी काम से बाहर गए हुए थे। यमुना शायद मेरे कमरे में थी और मैं रसोई में काम कर रही थी। मैंने रसोई का काम समेटा और यमुना को कल के विधि समझाने के लिए अपने कमरे की ओर बढ़ी। लेकिन जब मैं कमरे में गई तो देखा कि कमरा खाली था। यमुना तब मेरे साथ मेरे कमरे में सोती थी, क्योंकि शादी के बाद भी कुछ विधि होने तक पति पत्नी को एक साथ नहीं रहने दिया जाता था। यमुना मुझे कहीं दिखाई नहीं दी तो मैं देवर जी के कमरे के पास चली गई और उनके कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए मैंने बाहर खड़े होकर घबराहट में पूछा, रमाकांत भाऊजी, यमुना अंदर है क्या? मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। रमाकांत ने कमरे से बाहर आते हुए और माथे पर बल डालते हुए कहा, नहीं, वो तो यहां नहीं आई। मुझे लगा वो आपके पास रसोई में है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उस वक्त गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी। हमने लालटेन उठाई और वाड़े के हर एक कमरे में जाकर देखा, पर यमुना कहीं नहीं थी। फिर हम उसे ढूंढने आंगन में चले गए। बाहर बारिश की हल्की फुहार गिर रही थी और मिट्टी से एक सौंधी गंध के साथ साथ एक अजीब सड़न की बू आ रही थी। उस वाड़े के पीछे एक पुराना बाड़ा था, मतलब कंपाउंड जैसा। हम जब वहां गए तो देखा कि उस बाड़े की कटीली तारें एक जगह पर मुड़ी हुई थी और थोड़ी झुकी हुई थी, जैसे किसी ने
उन्हें ताकत से झुकाया हो। मैं उस ओर बढ़ी। हम उस टूटी हुई बाउंड्री से बाहर निकले और उस पगडंडी पर चलने लगे। झाड़ियां हमारे कपड़ों को फाड़ रही थी, जैसे कोई हमें वापस खींच रहा हो। नीचे की मिट्टी धीमी बारिश से कीचड़ में बदल चुकी थी और अब मिट्टी में पैर रखने पर कीचड़ की चप चप जैसी आवाज आ रही थी। लालटेन की फीकी पीली रोशनी में हमें झाड़ियों के बीच से जाती हुई एक संकरी पगडंडी दिखी। वो रास्ता सीधे एक पुराने खंडहर की ओर जा रहा था। वही पुराना खंडहर जहां मैंने एक कुएं के बारे में सुना था। उस कुएं को लेकर गांव में कई सारी अफवाहें थी और इसलिए कोई दिन में भी वहां नहीं भटकता था। हम थोड़ा चलते हुए और आगे चले गए। करीब 100 मीटर अंदर जाने के बाद हमने देखा तो वहां सच में झाड़ियों और घास से ढका हुआ एक कुआं था। वैसे रमाकांत उस खंडहर और कुएं के बारे में जानता था, लेकिन शायद काफी सालों से वो वहां गया नहीं था और वो बात मुझे उसके चेहरे पर उभरी चिंता को देखकर साफ समझ आ रही थी। रमाकांत ने लालटेन को ऊपर उठाते हुए उस घनी घास के अंदर अंधेरे में देखने की एक नाकाम कोशिश की और वहीं खड़े होकर उसने यमुना को आवाज लगाई, यमुना, यमुना, क्या तुम यहां हो? सामने से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं से हमें उल्लू के रोने की आवाज सुनाई दी। और कुछ 10-15 कदम अंदर जाने के बाद कोहरे के बीच वो पुराना कुआं हमें साफ दिखाई दिया। उसकी मुंडेर टूटी हुई थी और उस पर काई जमी थी। लालटेन की एक पीली रोशनी जब कुएं की मुंडेर पर पड़ी तो वहां देख हमारे रोंगटे खड़े हो गए। यमुना वहां अकेली खड़ी थी। वो हरे रंग की साड़ी में थी। उसके बाल पूरी तरह खुले हुए थे और वो झुककर कुएं के अंदर काले पानी में एकटक कुछ देख रही थी। उसे हमारे वहां आने का कोई होश नहीं था। वो हिल भी नहीं रही थी। उसकी छवि बिल्कुल किसी पत्थर की मूरत जैसी थी और वो देख रमाकांत को किसी अनजान डर ने घेर लिया। उन्होंने तेजी से आगे बढ़ते हुए और यमुना के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे झकझोरा, यमुना, तुम यहां क्या कर रही हो? चलो, घर वापस चलो। जैसे ही रमाकांत का हाथ उसे छुआ, यमुना एक झटके के साथ पीछे मुड़ी। उसकी आंखों में वो कोमलता नहीं थी जो 2 दिन पहले थी। उसकी पुतलियां चौड़ी थी और चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। वो कुछ नहीं बोली। उसने बस एक तीखी नजर हम पर डाली और गुर्राते हुए, गुस्से में पैर पटकते हुए वो वहां से घर की ओर चली गई। उसके हाव भाव कुछ ऐसे थे कि अगर हम उसे कुछ कहते या उसे कुछ करते तो शायद वो हमें वही मार देती। जैसे वो घर की ओर बढ़ी, हम भी उसके पीछे पीछे घर चले गए। हम घर गए तो देखा कि यमुना मेरे कमरे में जाकर एक खाट पर दीवार की तरफ मुंह कर कर लेट गई थी। देवर जी भी अपने कमरे में चले गए और मैं वहां अकेली रह गई। मैंने धीरे से बिना किसी आवाज किए अपना बिस्तर लगाया और शांति से वहीं नीचे सो गई। लेकिन सच कहूं तो उस रात में मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाई। आंखें बंद करते ही मुझे यमुना का वो भयानक रूप बार बार याद आ रहा था। फिर भी अगले दिन यमुना पहले जैसे ही शांत थी, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने रात के बारे में उसे 3-4 बार पूछा, लेकिन उसने बस मुस्कुराकर बात को टाल दिया। मैंने भी सोचा कि शायद वो बस एक छोटी सी घटना थी या वो खुद उसके बारे में बात नहीं करना चाहती और इसलिए मैंने उस बात को जाने दिया। ऐसे करते करते 5-6 दिन और बीत गए और एक दोपहर अचानक खबर आई कि उनकी बुआ की तबीयत बहुत खराब है और इसलिए उसी दिन दोपहर मेरी सासू माँ, मेरे पति और मेरे देवर जी
सब उन्हें देखने के लिए तुरंत दूसरे गांव निकल गए और तब पूरे वाड़े में सिर्फ मैं और यमुना हम दोनों ही थे। दोपहर का वक्त था, पर फिर भी वाड़े का सन्नाटा इतना गहरा था कि बारीक से बारीक आवाज भी उस वाड़े के अंदर गूंज रही थी। यमुना उस वक्त अपने कमरे में बैठी थी और मैं चुपचाप अपने सारे काम निपटा रही थी। तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि मेरे पति के दोस्त श्याम भाऊ बाहर खड़े थे। उनके हाथ में एक काले रंग का थैला था जिससे खून की कुछ बूंदें नीचे गिर रही थी। श्याम भाऊ ने पसीने से तरबतर चेहरा पोंछते हुए और थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, भाभी एक बहुत जरूरी काम है, मुझे थोड़ा जरूरी काम से बाहर जाना है। मैं ये मटन अपने घर ले जा रहा था, पर मेरे पास अब उतना वक्त नहीं है। क्या आप इसे मेरे घर पहुंचा दोगी? मैंने संकोच करते हुए कहा, अरे भाऊ, मैं घर छोड़कर नहीं जा सकती। यमुना घर में अकेली है और वो भी घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। श्याम भाऊ ने फिर आगे कहा, तो आप इसे अपने यहां रख दीजिए, जैसे ही मैं लौट आऊंगा मैं ले जाऊंगा, या गांव से कोई इस तरफ आए तो उसके हाथ घर भिजवा देना। मैंने फिर उन्हें कहा, भाऊ आपको तो पता है इस तरफ कोई नहीं आता। उन्होंने थैला मेरे हाथ में थमाते हुए और मुस्कुरा कर कहा, अरे रख दीजिए ना, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। कोई आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक, चाहे तो आप खुद बनाकर खा लो, और हाँ, नई भाभी जी को भी खिला देना। और इतना बोलकर वो जल्दी जल्दी में वहां से चले गए। मैंने बिना कोई जवाब दिए वो मटन का थैला ले लिया और रसोई में जाकर एक बर्तन के नीचे रख दिया। सोचा कि बाद में देखूंगी कि इसका क्या करना है। धीरे धीरे शाम होती चली गई, पर हमारे गांव से कोई भी घर की तरफ नहीं आया। अब मटन बनाने का मन होने लगा था, पर तभी मुझे एक बात याद आ गई कि यमुना तो मांस मटन नहीं खाती और बाकी घरवाले कब तक लौट आएंगे ये भी मुझे पता नहीं है। उस वक्त शाम ढल रही थी। बाहर फैल रहा कोहरा अब हवेली की खिड़कियों से अंदर झांकने लगा था। 7 बज रहे होंगे जब मैंने खाना बनाने के लिए रसोई में कदम रखा और वहां जाकर देखा तो बर्तन सीधा था और मटन की थैली गायब थी। मैंने सोचा शायद कोई बिल्ली ले गई होगी। फिर भी मैंने उस थैले को सब तरफ ढूंढा, अलमारियों के पीछे, दूसरे बर्तन के नीचे, पर थैली का कहीं नामो निशान नहीं था। यमुना तो मांस मटन को छूती तक नहीं थी, तो उसके हाथ लगाने का सवाल ही नहीं था। पर फिर भी न जाने क्यों मुझे उस पल एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। फिर यमुना कमरे से बाहर आई और यमुना के आने के बाद हमने सादा दाल चावल बनाकर खा लिया और फिर जल्दी ही हम दोनों मेरे कमरे में सोने चले गए। आधी रात होने को थी, पर घरवाले अब तक नहीं लौटे थे। मैंने अपने कमरे की कुंडी कसकर लगा ली और सोने से पहले 3-4 बार उसे टटोल कर देखा। यमुना को देखा तो यमुना करवट बदलकर लेटी हुई थी और फिर मैं लालटेन की रोशनी कम कर सोने की कोशिश करने लगी। पता नहीं वक्त क्या हो रहा था, पर किसी खड़खड़ाहट की आवाज से एकदम से मेरी आंख खुली। आंख खोलते ही मुझे महसूस हुआ कि कमरे में एक बर्फीली ठंडक फैली है। मैंने बगल में हाथ मारा तो बिस्तर खाली था। यमुना अपनी जगह से गायब थी। बाहर से आता झिंगुर का शोर सुनकर मुझे इतना तो अंदाजा हो गया कि अभी तक सुबह नहीं हुई है और अब भी आधी रात का वक्त चल रहा है। और अचानक से एक बहुत डरावना ख्याल मेरे मन में आ गया और उसे सोचकर मेरा कलेजा धक से रह गया। क्या यमुना फिर से उस कुएं के पास तो नहीं चली गई? घर में उस वक्त कोई दूसरा मर्द नहीं था और अकेले बाहर जाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। लेकिन यमुना छोटी थी, मासूम थी और उसे ऐसे अकेले छोड़ना भी मुमकिन नहीं था। मैंने पास रखी लालटेन उठाई, उसकी लौ को बढ़ाया और कांपते पैरों से
वाड़े के पिछले दरवाजे की ओर बढ़ी। बाहर से कुत्तों के रोने की आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरी रूह कांप गई। मैंने दरवाजे को देखा तो दरवाजा खुला था, बस उसे धकेल कर बंद कर दिया गया था। मैं वो दरवाजा खोल फिर से उसी टूटे हुए बाड़े के पास पहुंची। मैंने लालटेन की रोशनी में पगडंडी को देखा और फिर लालटेन को ऊपर उठाते हुए सामने देखने लगी, क्योंकि पगडंडी की गीली मिट्टी पर पैरों के निशान थे। मैंने वहीं पड़ा एक डंडा उठाया और लालटेन की लौ को थोड़ा कम कर दिया और फिर दबे पांव उन झाड़ियों के बीच से कुएं की ओर चलने लगी। डरते घबराते अपने आप को हिम्मत देते हुए मैं धीरे धीरे उस कुएं के करीब जा रही थी। जैसे जैसे मैं कुएं के करीब जा रही थी, मेरे अंदर का डर भी बढ़ता जा रहा था। एक सिहरन सी पूरे शरीर में दौड़ रही थी, जिसके कारण बार बार मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। डर इतना ज्यादा था कि मेरे माथे पर पसीना उभर आया। मैंने काफी आगे जाने के बाद झाड़ियों के पीछे छिपकर उस कुएं की ओर देखा और वहां देख मेरा दिल जैसे बैठ सा गया। मेरी आवाज मेरे हलक में ही दबी रह गई। मैंने देखा कि यमुना कुएं की मुंडेर पर बैठी थी। उसके सामने वही मटन की थैली खुली पड़ी थी और वो उकड़ू बैठकर खून से सने उस कच्चे मटन को अपने दोनों हाथों से पकड़कर दांतों से नोच रही थी। और फिर मैंने देखा कि वो मटन को चबा नहीं रही थी, बल्कि किसी जंगली जानवर की तरह निगल रही थी। उसके होठों के कोनों से खून और लार टपक रही थी। वो उस कच्चे मांस को अपने दांतों में दबाकर उसे ताकत से खींचती और बीच बीच में वो एक अजीब सी घरघराहट वाली आवाज निकालकर फिर से उसे खाने लग जाती। उसकी आंखों में ऐसी वहशी चमक थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। उस बीच वो बार बार उस कुएं के अंदर झांक रही थी और फिर वो कच्चे मांस को अपने दांतों से फाड़ने लग जाती। मैं डर के मारे पीछे हटने लगी। अचानक मेरा पैर एक सूखी टहनी पर पड़ा और एक जोर की आवाज हुई। वो छोटी सी आवाज उसका ध्यान खींचने के लिए काफी थी। यमुना ने अचानक अपना सिर पीछे घुमाया। उसकी गर्दन चटकने की आवाज मुझे उस सन्नाटे में साफ सुनाई दी। उसने सीधे मेरी दिशा में देखा। हालांकि मैं झाड़ियों के पीछे थी, पर उसकी वो नजर देखकर मेरी सांस अटक गई। मैंने कांपते हाथों से लालटेन की रोशनी और कम कर दी और मैं तेजी से पलटी और अपनी जान बचाकर वाड़ी की तरफ भागने लगी। मैं जब भाग रही थी तब मेरे पैरों की आवाज ही मुझ में और ज्यादा डर पैदा कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो भी मेरे पीछे पीछे भाग रही है। मैं भागते हुए घर के अंदर पहुंची और पिछला दरवाजा इतनी जोर से पटका कि उसकी आवाज पूरे दालान में गूंज उठी। मैं पागलों की तरह अपने कमरे की तरफ भागी और कांपते हाथों से उस दरवाजे की कुंडी चढ़ाने की कोशिश करने लगी कि तभी मुझे वाड़े का मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मेरे पैर सुन्न पड़ गए। तब मुझे याद आया कि जल्दी जल्दी में मैं दरवाजा बंद करना भूल गई थी। यमुना अब वापस आ गई थी। मैं कुंडी छोड़कर वही जमीन पर ढह गई। मेरी सांसें इतनी तेज थी कि उसकी आवाज बाहर तक जा सकती थी। मैं उसी हालत में फर्श पर रेंगते हुए चुपचाप से अपने बिस्तर में घुस गई और चादर सर तक ओढ़कर सोने का नाटक करने लगी। मैंने अपना मुंह चादर के अंदर दबा लिया ताकि मेरी तेज सांसों की आवाज बाहर सुनाई ना दे। और फिर से दरवाजा खुला। अब यह मेरे कमरे का दरवाजा था। दरवाजा खुलते ही कमरे में अचानक वही सड़ांध और कच्चे मांस की गंध फैल गई। मतलब यमुना कमरे में आ चुकी थी।
उसके चलने की आवाज सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने पंजों के बल धीरे धीरे रेंग रहा हो। वो मेरे पास आई और ठीक मेरे बगल में, वही मेरे पास खाली जगह में लेट गई। उसके शरीर का स्पर्श होते ही एक तेज सिहरन मेरे अंदर दौड़ गई। उसका शरीर किसी लाश की तरह ठंडा था। मेरे चेहरे पर चादर जरूर थी, पर अंदर मेरी आंखें खुली थी और उस अंधेरे में मुझे उसकी भारी और घरघराहट भरी सांसें सुनाई दे रही थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन फिर भी मैंने पत्थर की मूरत की तरह खुद को स्थिर रखा। मैं उस पूरी रात सो नहीं पाई, बस भोर होने और उस कमरे से निकलने का इंतजार करती रही। काफी देर बाद जब मुझे लगा कि यमुना शांत हो गई है और वो सो चुकी है, तब मैं धीरे से उठकर कमरे से बाहर चली गई और बाहर से कमरे को बंद कर दिया। सुबह तक मैं वहीं दरवाजे पर बैठे रही। फिर सुबह हुई तो घर के बाकी लोग भी वापस आ गए। वो दूसरे गांव से लौट आए थे। तब तक दोपहर हो चुकी थी और यमुना तब तक सो रही थी। जब घर वालों ने यमुना की हालत देखी तो पता चला कि यमुना की हालत बिगड़ चुकी थी। वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। उसका पूरा शरीर तेज बुखार में तप रहा था और उसके मुंह से लगातार लार बह रही थी। रमाकांत ने यमुना का हाथ पकड़ते हुए और उसके माथे पर हाथ रखते हुए घबराकर कहा, इसे तो बहुत तेज बुखार है। दिनकर जल्दी जाओ और वैद्य को बुला कर लाओ। गांव के वैद्य घर आ गए। उन्होंने जड़ी बूटियां दी, लेकिन फिर भी यमुना का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने अब तक घर वालों को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि मुझे डर था कि वो मुझे ही इस सब के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। लेकिन यमुना की वो तड़पती हुई हालत मुझसे देखी नहीं गई। आखिरकार कांपती हुई आवाज में मैंने उन्हें रात की वो पूरी घटना सुनाई। उसे सुनकर सब चौंक गए। मेरी बात सुनते ही पूरे वाड़े में सन्नाटा पसर गया। सासू मां के चेहरे का रंग उड़ गया और उसी शाम उन्होंने एक अनुभवी मांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। मांत्रिक जब वाड़े की चौखट पर पहुंचा तो उसने अंदर कदम रखने से पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली और वो वहां की हवा को सूंघने लगा। मांत्रिक ने अपनी सूखी और भारी आवाज में सासू मां से कहा, तुम्हारे घर में किसी बीमार का नहीं, बल्कि किसी अतृप्त का साया है। इसे सुनते ही पूरे वाड़े में सन्नाटा छा गया। सासू मां ने कांपती आवाज में मांत्रिक को पूरी घटना बताई। मांत्रिक ने यमुना को देखा। वो होश में तो थी, लेकिन उसकी आंखें पीली पड़ चुकी थी और पुतलियां स्थिर थी। मांत्रिक ने अपनी थैली से कुछ काली राख निकाली और उसे यमुना की तरफ फेंका। राख शरीर को छूते ही यमुना एक अमानवीय आवाज में चीखी और चारपाई से उछलकर फर्श पर जा गिरी। उस पल वो किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक हिंसक जानवर की तरह गुर्रा रही थी। मांत्रिक ने उसका वो भयानक रूप देखकर गंभीर होकर कहा, इसे एक पूरी आत्मा ने पकड़ लिया है, जो शायद सालों पहले उस कुएं में डूबकर मर चुकी है। अगर इसे जल्द से जल्द नहीं निकाला गया तो ये यमुना को अपने साथ उसी कुएं की गहराई में ले जाएगी। तब रमाकांत हाथ जोड़कर उससे बोला, बाबा जी, कोई भी उपाय हो, बस मेरी पत्नी को बचा लीजिए। मांत्रिक हम सबको कमरे से बाहर ले गया और उसने हमें एक बहुत ही कठिन और खौफनाक उपाय बताया। उसने कहा कि आने वाली अमावस्या की आधी रात को घर की किसी एक सुहागन स्त्री को उसी कुएं पर अकेले जाना होगा। उसे बिल्कुल वैसे ही दुल्हन की तरह सजना होगा जैसे यमुना सजी थी। वही साड़ी, वही हरी चूड़ियां, वही मंगलसूत्र और माथे पर बड़ी बिंदी। वहां जाकर उसे एक घास से बने पुतले को
अपने सारे गहने और वो साड़ी पहनानी होगी और फिर उसे आग लगाकर वापस लौट आना होगा। हम सब एक दूसरे को देख रहे थे। फिर मांत्रिक ने कुछ सोचते हुए चेतावनी के स्वर में कहा, और जो भी औरत वहां जाएगी, उसने अगर पीछे मुड़कर देखा या डर के मारे वो चीखी, तो वो आत्मा उसे वही मार देगी। वहां जो भी जाएगा उसे अपने आप पर काबू रखना होगा, क्योंकि ये काम बहुत जोखिम भरा है। ये सब सुनकर घर में सन्नाटा पसर गया। सासू मां और रमाकांत डरे हुए थे। मेरे पति ने भी मेरा हाथ पकड़ा, जैसे वो मुझे वहां जाने से मना कर रहे हो। लेकिन मैंने यमुना की हालत देखी थी और मेरे लिए वो मेरी छोटी बहन जैसी थी। उस मासूम को तो पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। मैंने अपनी मुट्ठियां भींची और उस काम को करने के लिए तैयार हो गई। मैंने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, यमुना को इस नर्क से बाहर निकालने के लिए मैं जाऊंगी। आखिर 4 दिन बाद अमावस्या की रात आई। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। बादल इतने घने थे कि आसमान में एक भी तारा नहीं दिख रहा था। मैंने रात होते ही तैयारी शुरू कर दी। अंदर से एक और ऊपर से यमुना की हरी साड़ी पहनी और फिर चूड़ी पहनकर, बिंदी लगाकर किसी दुल्हन की तरह सज धज कर मैं तैयार हो गई। मेरे हाथों की हरी चूड़ियां हर हरकत पर छन छन की आवाज कर रही थी। रात के 1 बजे थे। मैंने लालटेन उठाई और उस कुएं की ओर जाती पगडंडी पर चल पड़ी। मेरे सारे घर वाले तब दरवाजे के पास ही खड़े थे। अंधेरा इतना घना था कि लालटेन की रोशनी भी उसके सामने फीकी लग रही थी। मेरे चलने के साथ साथ झाड़ियों से एक सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे वहां से कोई मुझे देख रहा हो। मैं अपने आप को संभालते हुए धीरे धीरे उस कुएं के पास पहुंची। घर वाले सभी बाड़े के बाहर खड़े होकर मेरे आने का इंतजार कर रहे थे और उस पल मेरे दिमाग में भी बस यही चल रहा था कि मैं ये सब खत्म कर यहां से जल्द निकल जाऊं। पर वहां जाते ही मुझे महसूस हुआ कि वहां का तापमान अचानक गिर गया है। मैंने एक नजर आसपास के अंधेरे को देखा। अपने हाथ में जो घास से बना पुतला था, मैंने उसे नीचे रखा। अपने सारे गहने चूड़ियां उतारकर उसे पहना दी और साड़ी को उतारकर उस पर लपेट दिया। और फिर मैं उसे लालटेन की आग से जलाने ही वाली थी कि तभी हवा की साए साए आवाज के बीच मुझे किसी के पानी से बाहर निकलने की एक आवाज सुनाई दी। मैंने अपनी नजरें ऊपर उठाई तो कुएं की मुंडेर के सामने एक धुंधली काली आकृति उभरने लगी। वो आकृति धीरे धीरे एक इंसानी रूप लेने लगी। वो एक लंबी काली आकृति थी, जैसे कोई औरत हो, जिसका शरीर गीला था और उनमें से कोई भयानक बदबू आ रही थी। मैं उस बदबू से समझ गई कि वो वही परछाई थी जिसने यमुना को काबू कर रखा था। और उस पुतले को देख उसने अपना मुंह खोला। उस पल मैंने देखा कि उसके मुंह में दांत नहीं थे, बल्कि वो एक गहरा काला गड्ढा था, जैसे कोई गहरी काली गुफा हो। और उस पुतले को देख वो अपनी भारी आवाज में कुछ गुनगुनाने लगी। उसकी वो अजीब आवाज सुनकर मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, पर फिर भी मैंने हिम्मत से काम लिया और भगवान का नाम लेते हुए मैं धीरे धीरे उसके करीब चली गई। वो साया मेरी ओर हाथ बढ़ा रहा था। उसके नाखूनों से काला तरल पदार्थ टपक रहा था। जैसे ही वो मेरे बिल्कुल पास आई, मैंने झपट कर लालटेन को उस कुएं की मुंडेर पर फेंक दिया। लालटेन का कांच टूटते ही एक जोर की आग भड़क उठी और तब मैंने देखा कि तेल पुतले पर गिरने से उसने भी आग पकड़ ली है और वो अब जल रहा है। उसी पल उस साये ने एक कान फाड़ देने वाली चीख मारी
अब उसकी नज़र मुझ पर थी। मैंने अपनी नज़रें हटाई और मैं पलटी और फिर अपनी जान बचाकर मैं बाड़ी की ओर भागी। मेरे पीछे कोई था। उसकी सांसों की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। एक पल तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया है। उस पल मेरा मन हुआ कि मैं पीछे मुड़कर देखूं, लेकिन तभी मुझे मांत्रिक की बात याद आ गई। मैंने अपनी आंखें बंद की और बिना पीछे मुड़े वो पल्लू जोर से खींचा और फिर से भागने लगी। भागते हुए मैं वाड़े के पास पहुंची तो वहां खड़े वो सब मुझे देखते रह गए, पर मैं सीधे वाड़े के अंदर जा पहुंची और पूजा घर में जाकर वहीं गिर पड़ी। वहां यमुना को पहले से ही बिठाया गया था। मेरे अंदर डर इतना ज्यादा था कि मेरी हालत अधमरी सी हो गई थी। मेरा पूरा शरीर थरथरा रहा था और तब यमुना मुझे देख रही थी, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। मैंने उस अधमरी हालत में यमुना के माथे को छुआ और उसे छूते ही एक पल के लिए यमुना का शरीर जोर से थरथराया और अगले ही पल वो झटका खाकर बेसुध होकर नीचे गिर पड़ी। उसी क्षण बाहर दूर कहीं से एक जोर की चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब मुझे होश आया तो सारे घर वाले मेरे इर्द गिर्द खड़े थे और वो मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर मेरे माथे को सहलाकर कहा, सब ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ है। और तब जाकर मैंने एक राहत की सांस ली। मेरी आंखों में आंसू भर आए और सबने मुझे हौसला दिया। पर सच कहूं तो वो घटना मेरे लिए एक ऐसा सदमा थी जिससे उभरने में मुझे सालों लग गए। उस घटना के कुछ दिनों बाद रमाकांत और दिनकर ने गांव वालों के साथ मिलकर उस कुएं में बड़ी शांति पूजा करवाई और उसे हमेशा हमेशा के लिए भारी पत्थरों से भर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी दादी की आप बीती। आपको ये घटना, ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को हाइप जरूर कर दे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।